हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था मोरेटोरियम के रिगार्डिंग, रिस्ट्रक्चर के और अन्य कई विषयों पे 22 से ज़्यादा केस गए हुए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, आपको पता ही है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन होल्ड कर लिया है। बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि होल्ड किस वजह से किया गया है, क्या सारे कोर्टों में होल्ड किया जाता है। मेरे देखने में यह आया है कि लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी डिसीजन आता है, अगर वो बड़े लेवल का, जैसे 302 में फांसी की सजा किसी को देनी हो, इस टाइप का जो भी बड़े लेवल का, जैसे अभी आपने पीछे देखा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का आया था, और भी जो बड़ा टॉपिक हो जिससे करोड़ों आदमी इफेक्ट होते हो, उस विषय पे डिसीजन आने में टाइम लगता है। मेरे देखने में आया है, मैंने पढ़ा भी है, ये नियम जो है कहीं लिखित में तो नहीं है, पर ये अंग्रेजों के टाइम से ये परिपाटी बनी हुई है। इसी तरीके से ही होता है कि सारी सुनवाई होने के बाद माननीय जज साहब उसको होल्ड कर लेते हैं। उसका कारण मैं जो समझता हूं वो ये कि जैसे 4-5 दिन के लिए होल्ड कर लिया, अब दोनों पक्षों का सारा सुन लिया, फैक्ट देख लिए, आर्गुमेंट हो गए, तो डिसीजन देने से पहले, क्योंकि अब जो डिसीजन होता है वो तो नियम के अनुसार ही आएगा, जो कानून है उसके अनुसार ही आएगा। बट फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जज साहब है या लोअर कोर्ट के जज साहब हैं, उनको जो डिसीजन लेना होता है अपने विवेक पे लेना होता है। मतलब वो इस बारे में 2-4-5 दिन रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, उस विषय में सोचते हैं आराम से, फिर उस पर फाइनल डिसीजन देते हैं। अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से आना है और उसके बाद कोई कोर्ट ही नहीं है हमारे देश में, और वो ही सारे देश के ऊपर लागू हो जाना है, तो इस वजह से वो होल्ड हुआ है। अब ये नहीं पता कि 5 दिन बाद आएगा या कितने दिन बाद आएगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं रिस्ट्रक्चर के बारे में। लोग कह रहे हैं मैंने रिस्ट्रक्चर के लिए बैंक में गया था, मेरा रिस्ट्रक्चर रिजेक्ट कर दिया, मेरा रिस्ट्रक्चर हो नहीं रहा, मुझे पता नहीं मैं कैसे रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करूं। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा ये रिस्ट्रक्चर है क्या चीज। ये रिस्ट्रक्चर जो है ये पिछले 100 साल से चला हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है। रिस्ट्रक्चर ज्यादातर आम आदमी इसका फायदा पहले नहीं लेते थे कोविड-19 आने से पहले, क्यों ना ही उनको पता था, इस शब्द का ही नहीं पता था। ये बड़े बड़े कारपोरेट घराने, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले रिस्ट्रक्चर का फायदा लेते थे। ऐसा नहीं है कि बिजनेस जो आदमी करता है उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, उसको लॉस भी हो सकता है। पहले भी होता था, 100 साल बाद पहले भी होता था, और 100 साल बाद भी हो सकेगा। बिजनेस का मतलब लाभ हानि, हानि उसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होएगा। अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता हो तो सारी दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं होगा, सब जो भी करेंगे उसकी तरफ कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि लॉस भी होता है, उसकी वजह से लोग डरते हैं। अब रिस्ट्रक्चर है क्या, रिस्ट्रक्चर में क्या करेंगे। अगर आपको रिस्ट्रक्चर मिलेगा तो आज की डेट में, मान लो आपको आज 20 तारीख को, आज 19 तारीख है, 19 दिसंबर, आज बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको रिस्ट्रक्चर दे रही है। वो क्या करेगी, आज तक का आपका ड्यू देखेगी, कितना है भाई, आज तक कितने पैसे बकाया है। उसके बाद आज की तारीख में आपका एक नया लोन कर दिया जाएगा, जो कि आज की तारीख में रिन्यू होएगा, एक किस्म का नया, उसको स्टॉप करके पिछले को खत्म करके एक नया केस बना दिया जाएगा, नया लोन कर दिया जाएगा, नया लोन नंबर मिलेगा और आपकी सुविधा के हिसाब से उसकी किस्त बना दी जाएगी, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रक्चर आप करवा किस लिए रहे हैं भाई, आपकी 25,000 रुपए किस्त है, वो 25 नहीं दी जा रही, इसीलिए तो रिस्ट्रक्चर ले रहे हैं ना। नहीं तो रिस्ट्रक्चर की जरूरत क्या है, अगर आप 25 ही दे ही पा रहे हो तो देते ही रहो, फिर रिस्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं। ज्यादा दिक्कत परेशानी कहां आ रही है। जो कोविड-19 के दौरान जो लोगों ने मोरेटोरियम लिया था 6 महीने का, भी बहुत से करोड़ों आदमियों ने लिया था, उनसे वो इकट्ठी किस्त नहीं पे करी जा रही है, और बैंक और एनबीएफसी कंपनी सारा पैसे मांग रहे हैं। तो ये कई आदमियों ने उसके बाद भी 3 महीने किस्त नहीं पी करी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी नहीं करी। 4 महीने वो हो गए, 6 महीने वो हो गए, ये तो 10 महीने हो गए भाई साहब।
तो उनको रिस्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनका अभी भी बिजनेस व्यापार काम धंधा पूरा नहीं चला हुआ। जॉब चली गई है करोड़ों आदमियों की, जिनकी है उनकी 25-30-50% पे वो काम कर रहे हैं, वो उतनी किस्त पे नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? अगर आप ये कहते हैं कि कोई फॉर्मेट हम प्रोवाइड कर दें आपको, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि किसी का लोन भाई साहब क्रेडिट कार्ड का है, किसी का गाड़ी का है, किसी का बस का है, किसी का ट्रक का है, किसी का मकान का है, किसी का स्कूटर का है, किसी का पर्सनल लोन है, किसी का बिजनेस लोन है, किसी का एजुकेशन लोन है। अलग अलग आदमियों ने अलग अलग तरह के लोन ले रखे हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, रिस्ट्रक्चर के लिए, जैसे आपने जब हम पढ़ते थे हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना सिखाया गया था इंग्लिश में, टू दी प्रिंसिपल ABC हाई स्कूल XYZ सिटी, डियर सर आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डे। भाई मैं बीमार हूं, मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए, यूअर्स फेथफुली। बस यही चीज है। उसमें हमने उनको क्या बताया था अपने प्रिंसिपल को कि भाई मैं बीमार हूं, मैं स्कूल में नहीं आ सकता, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए। ऐसे ही आपको रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना है। टू दी ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम या NBFC कंपनी का नाम, जोन सी शाखा है, जोन सी ब्रांच है, जहां से आपका लोन का अप्रूवल हुआ है उसका नाम, विषय किस बारे में लिखो नीचे, रिस्ट्रक्चर व अगर आप मोरेटोरियम भी लेना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति आज की डेट में इतनी सही नहीं है, 2-4-6 महीने के लिए आप मोरेटोरियम भी लेना चाहते हैं, तो उस विषय के कॉलम में लिखे रिस्ट्रक्चर व मोरेटोरियम बारे। नीचे श्रीमान जी निवेदन यह है कि, अब आगे आपको क्या करना है, अपना लोन नंबर लिखना है। भाई मेरा लोन नंबर ये है, उसका अमाउंट लिखना है कि इतने पैसे का मैंने लोन लिया था। अब आगे आपने लिखना है क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, गाड़ी का लोन है, किस चीज का आपका लोन है, कितने टाइम के लिए आपने लिया था वो लिखना है, कितनी तारीख को इशू हुआ था वो लिखना है, कितनी किस्त आप दे चुके हैं वो लिखनी है, कितनी किस्त पेंडिंग है वो लिखनी है, कितने प्लंटी ब्याज उसके ऊपर बाउंस चार्जेस लगे हैं वो लिखने हैं, अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, अपना नाम, फादर का नाम, अपना एड्रेस पूरा। उसके बाद ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि भाई मैं कोविड-19 की वजह से परेशान हूं, हरास हूं आपके एजेंटों के द्वारा, मेरे से पैसा नहीं भरा जा रहा है, मैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस व्यापार काम धंधा कम हो गया है, उसका कारण आप उनको बता सकते हैं, जॉब चली गई है वो लिख सकते हैं, जॉब सैलरी कम हो गई है वो बता सकते हैं। लेकिन एक खुशी की बात यह है, पहले जब आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे कि आपकी जॉब चली गई है तो वो उसका प्रूफ दो, आपका बिजनेस कम है तो उसका प्रूफ दो। इन सारी चीजों का वो बैंक या NBFC कंपनी आपसे प्रूफ मांग रहे थे। लेकिन अब रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा एफिडेविट दे दिया कि अब कोई भी आदमी रिस्ट्रक्चर के लिए अगर अप्लाई करेगा तो उनको इस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सीधी आप एप्लीकेशन लिख के और अपनी तरफ से उनको बता के भाई मेरा बिजनेस व्यापार काम धंधा कम हो गया, मैं इतनी किस्त नहीं दे पा रहा हूं, मेरी अगर 25,000 रुपए किस्त है तो मेरा अभी काम नहीं चल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने भी ये ट्रैक पे नहीं आएगा, 6 महीने की मुझे मोरेटोरियम दे दिया जाए, छुट्टी दे दी जाए, हॉलीडे दे दी जाए EMI की, और उसके बाद भी मैं पूरी 25,000 नहीं भर पाऊंगा, मैं 12,000 भर पाऊंगा, 15,000 भर पाऊंगा, 1 साल के लिए 2 साल के लिए मेरी किस्त इतनी कर दी जाए और उसके बाद फिर मैं 25,000 रुपए आपके दे पाऊंगा। ऐसे ही अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी 30-40% सैलरी आ गया तो आप वो रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं कि भाई मैं इतनी किस्त अभी नहीं पे कर पा रहा, मेरी पहले 40,000 रुपए सैलरी थी, अब मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, 10,000 रुपए तो मुझे अपने घरेलू खर्च के लिए भी चाहिए, मैं आपकी किस्त 10,000 रुपए दे पाऊंगा। या आपकी जॉब भी लॉस्ट हो गया तो आप उनसे मोरेटोरियम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं 3 महीने 6 महीने के लिए, भाई मैं सर्च कर रहा हूं, मुझे लगता है कि पहले मैं 50,000 रुपए कर रहा था, अगर मुझे 30-40,000 रुपए भी मिल गई तो मैं कर लूंगा और फिर मैं ऐसे इजिली सर्वाइव कर पाऊंगा, आपके पैसा दे पाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, वैसे मैंडेटरी नहीं है, अगर हैं
आपकी जॉब चलेगी, आपका उसके पास प्रूफ है। आपकी सैलरी अकाउंट में आती थी, पहले जितनी आती थी अब उससे 50% आ रही है, आपका उसके पास प्रूफ है। या आप कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा करते थे, आपके पास जीएसटी नंबर था, पहले जीएसटी नंबर था, अब आपने का काम इतना नहीं, आपने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया है। या आपके पास करंट अकाउंट है, उसमें आपकी ट्रांजैक्शन पहले होती थी 2 करोड़ रुपए की, अब उसमें हो रही है 80 लाख रुपए की, तो आप ये दिखा सकते हैं देखो सर अब मेरा 40% काम रह गया है, तो मेरी किस्त भी 40% कर दी जाए, ताकि मैं भविष्य में ना तो एनपीए में जाऊं, ना बैंक का लॉस हो और ना मेरा लॉस हो, ना मेरा सिबिल खराब हो। इसमें सिर्फ एक ध्यान रखने योग्य ये बात है कि आपका सिबिल के अंदर रिपोर्ट तो बैंक करेगा, लेकिन उस रिपोर्ट में सिबिल में यह लिखा जाएगा रिस्ट्रक्चर तो लिखा जाएगा जरूर, लेकिन उसका कारण लिखा जाएगा कि रिस्ट्रक्चर जो इस आदमी ने लिया है वो कोरोना काल की वजह से लिया है, नेशनल डिजास्टर की वजह से लिया है, तो उसमें इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। कभी फ्यूचर में आप किसी और बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी ये सोचेगी कि इसने रिस्ट्रक्चर तो लिया था लेकिन इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। अभी एक मैं आपको ऐसी खुशखबरी बताऊंगा। एक मेरा दोस्त है मिस्टर सुलेख उसका नाम है, उसका 35,000 रुपए का लोन था, एक पर्सनल लोन था और एक उसने गाड़ी पे लोन करवा रखा था। उसने रिस्ट्रक्चर और मोराटोरियम के लिए अप्लाई किया तो उसके बैंक ने उसको 6 महीने के लिए मोराटोरियम दे दिया और उसकी किस्त भी 17,000 रुपए के करीब अब कर दिया। अब उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। अगर जैसे कि आप कमेंट कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं कि आपका बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले आपसे वो एप्लीकेशन लेते, तो आप ऑनलाइन उसको प्रोसेस कीजिए। नहीं हो पा रही है, वहां पे भी दिक्कत आपको पड़ रही है, तो आप सबसे आसान तरीका फार्मूला 44 कीजिए। सारा लिख के जो मैंने बताया उसको रजिस्टर्ड डाक द्वारा उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी में पहुंचा दीजिए, वो तुरंत उसको रिसीव करेंगे, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जो भी कोई भी डाक जाती है वो उसको जरूर लेते हैं, और गवर्नमेंट की डाक अगर जाती है उसको 100% लेते हैं। आप डाक खाने से के द्वारा उसको भेजिए और एक्नॉलेजमेंट के लिए भी उसमें अप्लाई कर दीजिए। 10-20 रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। जब वो उसको रिसीव कर लेंगे, वो रिसीविंग पे वो डाकिया जो होता है गवर्नमेंट का, वो उसके साइन लेगा, जो आदमी रिसीव करेगा, जो ऑथराइज्ड होगा बैंक या एनबीएफसी कंपनी के द्वारा, और वो साइन वो आपके एड्रेस पे दोबारा वो भेज देंगे। बस अब आपके पास प्रूफ आ गया और अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार की सेम प्रॉब्लम है या और भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डिसेंट एडवाइस लेने के लिए मेरे से संपर्क करें। इस वीडियो को कोई भी पीड़ित है किसी भी तरह से उसके पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।